एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर को। तो एज यू नो कि अब तक हम लोग काफी सारे जो वॉर्स थे, ठीक है, काफी सारे जो कैंपेन्स आपके अंग्रेजों द्वारा जो चलाई गई थी उनको कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था पानीपत का इशू। जो पानीपत की थर्ड बैटल है उसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, जो कि हुई थी आपकी 1761 में। देखिए ये जितने भी इवेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैसूर वॉर हो गया, मराठा वॉर हो गया, तो ये यहाँ पर पैरेलली ही चल रहे थे और इनको हम लोग देखिए इतने सारे वॉर्स हैं तो एक साथ समझना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ सालों में जो ये जितनी भी लड़ाइयां यहाँ पर चल रही थी, और ये लड़ाइयां किस लिए चल रही थी, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर सके। ओके, तो अपने एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी हर एक जगह को, हर एक टेरिटरी को अपने कब्जे में करने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रहे थे। बहुत सारे यहाँ पर अगर देखा जाए स्ट्रैटेजीज ऐसी बना रहे थे जिससे कि वो लोग यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सके इन रीजन्स को और अपना व्यापार से लेकर अपना जो राज्य है वो अच्छा खासा फैला सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये लोग मैसूर में भी लड़ाई करते हैं और आज हम लोग यहाँ पर मैसूर के किंगडम के बारे में बेसिकली मैसूर का एक बैकग्राउंड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो लड़ाइयां थी, क्या इम्पैक्ट रहता है इन लड़ाइयों का, ठीक है, रीजन क्या रहे थे, कॉज क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैसूर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये देखिए ये है आपका मैसूर, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैप में। मैप आप लोगों के लिए फेमिलियर होगा ही, क्योंकि हम लोग जब से क्लास स्टार्ट करी है तो मैप की तरफ हम लोग काफी हद तक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी। आप लोगों को यहाँ पर मैप की नॉलेज जो है वो अच्छी खासी तरीके से होनी चाहिए। देखिए बीच में आपको यहाँ पर मैसूर देखने को मिल रहा है, ये ट्रावनकोर है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर आपको मद्रास देखने को मिल रहा होगा, ये तंजौर है आपका, है ना। तो इस प्रकार से आपको जगह जगह मतलब अच्छी खासी तरीके से नॉलेज है कि कौन सी जगह आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर एक छोटी सी जगह कुर्ग देखने को मिल रही है। ये कुर्ग जो है ये आपकी आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर किसी को इसके बारे में नहीं भी पता है तो आज पता चल जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैसूर किंगडम के बारे में बात करते हैं हम। तो मैसूर किंगडम में एक डायनेस्टी थी। क्या था इस डायनेस्टी का नाम? बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर बात करी जाए तो विजयनगर एम्पायर जो था आपका, विजयनगर एम्पायर जो था वो यहाँ पर आपका टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पर रंजिशों की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से यहाँ पर ये एम्पायर जो था वो लास्ट नहीं कर पाया और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा तो इनमें से निकल के आई एक वुडियार डायनेस्टी या ओडियार डायनेस्टी हम इसको बोलेंगे। वैसे इसको यहाँ पर वाडियार डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग कि इसका एक्चुअल नाम क्या है। सो यू कैन कॉल इट वाडियार डायनेस्टी, और यहाँ पर आप लोगों ने ज्यादातर इसका नाम ये देखा होगा, तो ये W जो है वो यहाँ पर साइलेंट है, सो यू कैन कॉल इट ओडियार डायनेस्टी। सो व्हाट इज दिस? ओडियार डायनेस्टी। ये ओडियार डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर आपकी 1565 में इंडिपेंडेंट हो गई थी। कब हो गई थी? 1565 में ये आपकी इंडिपेंडेंट डायनेस्टी बन चुकी थी, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन चुका था और इस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर 200 साल तक राज्य भी किया था। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर राजा देखने को मिल रहे हैं, इनका नाम है, इम्पोर्टेंट रूलर हैं ये, चिक्कादेव राजा ओडियार, ठीक है। तो ये जो राजा हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके टाइम पर ये किंगडम जो था वो एक पीक पर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नाम जो है वो आप लोग याद रखना, इनका नाम याद रखना यहाँ पर। और इनका कार्यकाल यहाँ पर 1673 से लेकर 1704 तक चला था। कहां तक चला था? 1704 तक चला था। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स थे वो करीब 18 डिपार्टमेंट्स थे जिनको चावड़ीज बोला जाता था। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ एक बारी, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है। कितने? एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको क्या बोला जाता था?
चावड़ीज, ठीक है, चावड़ीज बोला जाता था इनको, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। अब इस अच्छे टैक्सेशन सिस्टम की वजह से अगर हम देखेंगे तो ये डायनेस्टी जो है वो बहुत टाइम तक सरवाइव भी कर पाई थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। 1734 से लेकर 1766 तक, 1734 से लेकर 1766 तक जो चिक्का कृष्ण राज्य वोडियार है, ठीक है, ये दूसरे राजा हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लैंक स्क्रीन जो है उसे एक बारी यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लैंक स्क्रीन को स्टार्ट कर देती हूँ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर समय काल है आपका 1734 से लेकर 1767 तक का, ठीक है। सो इस टाइम पर वी कैन सी कि यहाँ पर जो राजा थे वो थे चिक्का कृष्णा राजा ओडियार टू, ठीक है। तो ये जो राजा थे बेसिकली इनके टाइम पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, वो पूरे राज्य को यहाँ पर संभालने की पावर राजा के पास नहीं होती थी, वो पावर होती थी मंत्री के हाथ में। किसके हाथ में? मंत्री के हाथ में होती थी। और मंत्री को यहाँ पर क्या बोला जाता था? मंत्री पद को यहाँ पर दुलवाई बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दुलवाई, ठीक है, दुलवाई बोला जाता था मंत्री पद को। अब यहाँ पर क्या था कि दो भाई हमें मतलब इस डायनेस्टी में दो भाई देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम है नंजराज और दूसरे का नाम है देवराज, ठीक है जी, दोनों का नाम यहाँ पर याद रखना। तो ये जो दो भाई हैं, एक का नाम है नंजराज और दूसरे का नाम क्या है? देवराज। तो ये दो भाई थे, ये दोनों ही भाई यहाँ पर आपको मंत्री पद पर देखने को मिलेंगे और पूरी पावर जो थी वो इनके हाथ में थी। मतलब राजा एक तरीके से अगर देखा जाए तो राजा के हाथ में उतनी पावर नहीं है जितनी पावर यहाँ पर जो दुलवाई है यानी कि जो मंत्री है उसके हाथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, हैदर अली नामक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि जब भी हम मैसूर के बारे में बात करते हैं तो हैदर अली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन जिनका नाम हमें सुनने को मिलता है। तो हैदर अली कौन थे? हैदर अली यहाँ पे एक आर्मी लीडर थे, ठीक है, और ये जो आर्मी लीडर थे तो हैदर अली कौन थे? हैदर अली यहाँ पर थे एक आर्मी लीडर, ठीक है। और आर्मी लीडर के साथ साथ अगर देखा जाए ये जागीरदार और नायक भी थे, क्योंकि इनके फादर जो थे उनका इतना बेहतरीन काम रहा था कि यहाँ पर राजा ने खुश होकर उनको जागीर दे दी थी। ओके, अब क्या होता है कि हैदर अली जो है वो इनकी पावर को चैलेंज करते हैं, ठीक है, और इनकी पावर को चैलेंज करने के बाद यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये खुद ब खुद इनकी पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब इस टाइम पर क्या था कि मैसूर को क्या है कि हर जगह से जो अटैक्स थे उसका सामना करना पड़ा था, क्योंकि अगर आप मैप में भी देखो तो नीचे तो ट्रैवनकोर है, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो मराठा निजाम है और दूसरी तरफ नीचे अगर देखा जाए तो आरकोट है। तो मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ, इस मैप में देख लीजिए, देखिए ये तो है हमारे हैदर अली जी, और यहाँ पर मैप में देख लो तो नीचे तो देखो ये ट्रैवनकोर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, नीचे अच्छा वाला ट्रैवनकोर है, ये यहाँ पर मैसूर के पीछे पड़ा है, ऊपर आप देख सकते हो निजाम का डोमिनेंस है, इधर आपके मराठास आपको साइड में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा साइड में देखोगे तो यहाँ पर मराठास हैं आपके, तो यहाँ से ये अटैक करते रहते हैं, और इधर की तरफ आपका आरकोट है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो हर जगह से पैक्ड है और हर जगह से यहाँ पर जो अटैक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनके जो दुश्मन है वो दुश्मन जो है वो आपको हर जगह फैलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 1759 की बात है कि हैदर अली ने मराठास को बैंगलोर से बाहर कर दिया था। मराठा जो थे वो एंटर कर गए थे बैंगलोर में, और बैंगलोर से यहाँ पर हैदर अली ने मराठास को हरा के बाहर कर दिया था। तो इसकी खुशी में यहाँ पर जो राजा थे चिक्का
कृष्ण राजा वोडेयार, उन्होंने यहाँ पर इनको टाइटल दे दिया था नवाब ऑफ मैसूर का। नवाब बना नहीं दिया था, बेशक यहाँ पर टाइटल दे दिया था। मतलब कोई आदमी किसी से खुश हो जाता है ना कि मतलब हाँ आपने यहाँ पर इनको जो है टाइटल दे दिया था। किस चीज का टाइटल दे दिया था? नवाब ऑफ मैसूर। ठीक है, ये टाइटल इनको यहाँ पर मिल गया था। कब मिला था? 1759 में। ओके, चलिए, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई। मैप में यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लो, नीचे त्रावणकोर देखने को मिल रहा है, ठीक है, बाजू में आरकोट है, ऊपर निजाम है और एक तरफ है मराठा। तो चारों ओर से मैसूर जो था वो गिर चुका था और अटैक जो थे वो यहाँ पर बारी बारी होते ही रहते थे। तो चारों तरफ से इनको अच्छी खासी तरीके से परेशान किया जाता था और इन सारे थ्रेट से लड़ने के लिए हैदर अली ने पूरी सियासत मतलब पूरी सहायता करी यहाँ पर राज्य को संभालने की। ठीक है, और इनके टाइम पर हम देखेंगे जब इन्होंने जो पावर है अपने हाथ में ले ली थी, उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो हैदर अली ने अपना जो डोमिनेंस था वो अच्छा खासा बढ़ा भी लिया था। एक समय ये आ गया था कि लोग यहाँ पर हैदर अली के नाम से डरते थे। ओके, चलिए, 1761 की बात है। यहाँ पर क्या होता है कि नंजराज से जो पावर है वो आपके हैदर अली अपने पास ले लेते हैं। ठीक है, तो हैदर अली बन जाते हैं डी फैक्टो रूलर। कब बनते हैं? 1761 में। याद है ना पानीपत का जब युद्ध हो रहा था आपका, है ना? तो उसी टाइम पर याद रखना कि हैदर अली जो है वो बन जाते हैं डी। अब ये तो बन गई डी फैक्टो रूलर। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अपने टाइम पर इन्होंने मैसूर की बाउंड्रीज को अच्छा खासा एक्सपेंड किया। देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट मैप में देखा था, मैप में देख सकते हो मैसूर कितना छोटा है राजा जी के टाइम पर 1704 में। अब यहाँ पर 1780 में अगर आप इस मैप को देखोगे, यहाँ पर मैप देख रहे हो आप, तो ये कितना एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्होंने अपने टाइम पर अच्छी खासी तरीके से बाउंड्रीज को एक्सपैंड किया। ठीक है, जितनी जितनी जगह ये अपने कब्जे में कर सकते थे उतनी उतनी जगह इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी थी। ऑलराइट, चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए इतनी बार अटैक होता रहता था, कभी मराठास अटैक कर रहे हैं, कभी निजाम अटैक कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि भाई जब तक मैं अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा ना तब तक काम नहीं चलेगा। तो मुझे यहाँ पर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए फ्रेंच के साथ इनकी अच्छी खासी यहाँ पर रिलेशंस थे। तो इस वजह से क्या था कि इन्होंने ये सोच लिया कि भाई मैं फ्रेंच वालों को, यानी कि जो फ्रेंच है उन लोगों से बोलूंगा कि वो यहाँ पर मेरी आर्मी को ट्रेन करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फ्रेंच भी क्या करते थे कि अपनी किसी एक बंदे को यहाँ पर भेज देते थे जो आर्मी को अच्छी तरीके से ट्रेन करता था और इन्होंने अपनी आर्मी को अच्छी खासी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रखा था और इनके रिलेशन जो थे वो फ्रेंच के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये चीज जो है आपको एंड तक यहाँ पर याद रखनी होगी क्योंकि वॉर के टाइम पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम 1761 से लेकर 63 तक की। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होता है कि हैदर अली मॉडर्नाइज करते हैं अपनी फोर्सेस को। सबसे पहले मॉडर्नाइज कर रहे हैं फोर्सेस को और उसके बाद इन्होंने जो आपका यहाँ पर दोद बालापुर है, ठीक है, सिरा है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। मैं मैप में आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये रहा आपका बालापुर, ठीक है, सिरा ये हो गया। ठीक है, इन जगहों को इन्होंने इस टाइम पर अपने कब्जे में किया। बेदूर को कब्जे में किया। ठीक है, बेदूर हो गया आपका और यहाँ पर होसकोटे। तो इन सारी जगहों को ये धीरे 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 अपने कब्जे में करते जा रहे थे, मतलब एक्सपैंड कर रहे थे। इसी टाइम पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि 1764 से लेकर मतलब 1764, 66 और 1771 इस पर मराठास जो थे वो इनको लगातार हराते आ रहे थे क्योंकि मराठास बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, मराठास बहुत स्ट्रॉन्ग थे और काफी बार क्या होता था कि मैसूर को यहाँ पर अच्छी खासी वॉर इंडेमनिटीज भी देनी पड़ रही थी। वॉर इंडेमनिटीज आप लोगों को यहाँ पर पता चल गई होंगी। वॉर इंडेमनिटीज क्या है भाई? वॉर इंडेमनिटीज होती हैं जैसे मान लीजिए कि किसी जो जैसे मराठा ने यहाँ पर मैसूर पे अटैक किया। ठीक है, अब मैसूर पे जब उन्होंने अटैक किया और वो जीत गए यहाँ पर, तो वो क्या मांगते थे? वॉर इंडेमनिटी मांगते थे कि भैया हमने लड़ाई करी, हमारा इतना खर्चा हुआ तो उसका खर्चा पानी दो, है ना? याद होगा जैसे बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल वालों से मांग लिया था 2.2 करोड़, नवाब से मांग लिया था ना, खाली हो गए थे मीर जाफर जब उन्होंने इतनी सारी वॉर इंडेमनिटी दी थी। याद होगा प्लासी का युद्ध। ओके,
चलिए अब यहाँ पर क्या होता है 1766 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 1766 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को थर्ड कैनेटिक वॉर में नॉर्दर्न सरकार मिल जाता है। जो नॉर्दर्न सरकार वाला एरिया था मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पर याद हो तो अच्छा है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर आपका नॉर्दर्न सरकार का एरिया था, जो कि यहाँ पर आपके किसको मिल जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ साथ जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक संधि करती है निजाम के साथ। जो निजाम है उनके साथ एक संधि होती है। क्या संधि होती है भाई, संधि होती है यहाँ पर मान लीजिए जब भी मैसूर निजाम पर अटैक करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमेशा निजाम को यहाँ पर बचाने के लिए आएगी, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, पहले एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। तो ये जो पहली लड़ाई थी इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इस पहली लड़ाई में क्या होता है, किस किस के बीच में होती है, रीजन क्या है। देखो हर एक लड़ाई जो है, जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी कॉज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ईयर भी आप याद रख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या रहा था, इम्पैक्ट क्या हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब रीजन क्या था लड़ाई का, पहले तो मैं आपको यहाँ पर ईयर बता देती हूँ, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाई ईयर जो है यहाँ पर वो है 1767 से लेकर 1769, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 साल तक ये लड़ाई चली थी। हैदर अली की बात करते हैं हम। हैदर अली क्या था, हैदर अली चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो साउथ का रीजन छोड़ के यहाँ से भाग जाए, क्योंकि देखिए क्या था कि कैनेटिक वॉर वगैरह ये सब होके चुके थे, और यहाँ पर हैदर अली को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर टिक जाती है तो ये लोग देर नहीं लगाएंगे और मेरे दरवाजे पर भी आ जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो उनको ये डर जो था वो था यहाँ पर, और धीरे धीरे वो देख रहे थे कि एक्सपैंड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, और किस प्रकार से सबको अपने कब्जे में कर रहे हैं। तो इस चीज का डर यहाँ पर हैदर अली को अच्छा खासा बैठ गया था। इसीलिए हैदर अली चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार से इस साउथ के रीजन को छोड़ के यहाँ से भाग जाए। ये तो चाहते थे आपके हैदर अली। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी हम क्यों जाएंगे यहाँ से, हम अपने आप को करेंगे एक्सपैंड, जितना राज्य जितना एरिया हम लोग कवर कर सकते उतना कवर करेंगे, और जितना मर्जी चाहे उतना लूट के आपके देश को, अपने देश को भरते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर कौन कौन लोग थे इस लड़ाई के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो हमेशा होते ही होते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निजाम भी होगा, और निजाम है तो यहाँ पर मराठा भी होगा, क्योंकि ये दोनों ही थे मैसूर के दुश्मन, और अब एक तरीके से ये तीनों ही थे मैसूर के दुश्मन। अब यहाँ पर अकेला था मैसूर, ठीक है। अलायंस था यहाँ पर, पूरा इन तीनों का अलायंस था, जिसमें निजाम थे, मराठा थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और मैसूर यहाँ पर आपको अकेला अलग थलग देखने को मिलता है। 18 महीने तक ये लड़ाई चलती है यहाँ पर, 1 नहीं 2 नहीं 6 नहीं 18 महीने तक लड़ाई चलती रही, और ये बराबर की लड़ाई चलती रही। ऐसा नहीं कि कोई और मरा पीटा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बराबर की लड़ाई चल रही थी। और यहाँ पर हैदर अली जो थे ना वो बहुत चालाक आदमी था, ठीक है, बहुत शातिर थे, बहुत शार्प थे। तो उन्होंने क्या करा, हैदर अली को एक चीज समझ में आई कि भाई इनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन जो जगह है वो है मद्रास, तो मद्रास जाके क्यों ना अटैक किया जाए। ये पहुंच गए मद्रास, और मद्रास पहुंचते ही अपनी एक सेना की एक जो टुकड़ी थी ना उसको मद्रास ले जाते हैं। अब वहां पर अंग्रेजों को पता ही नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसीलिए वहां पे मद्रास में जो लोग थे, अब मद्रास इनका इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर उस पर ऐसे इस प्रकार से अटैक हो जाता है या फिर कोई उस पर कब्जा कर लेगा तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कर देती है सरेंडर,
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सरेंडर करती है और एक तरीके से इन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी खासी तरीके से ह्यूमिलिएट होकर फिर एक ट्रीटी जो है वो यहाँ पर साइन करनी पड़ती है मैसूर यानी कि हैदर अली के साथ। इस ट्रीटी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, इस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब इस ट्रीटी में क्या होता है, यहाँ पर हैदर अली एक और चालाकी चलते हैं। हैदर अली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से कहते हैं देखो भैया, मान लो तुम इस ट्रीटी के तहत, इस संधि के तहत हमें डिफेंसिव अलायंस पैक्ट करना पड़ेगा, डिफेंसिव अलायंस यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मराठा और निजाम मैसूर पे कभी भी इन फ्यूचर अटैक करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हैदर अली की मदद करने के लिए आएगी। ये पर्टिकुलर यहाँ पर संधि जो थी इनके आपस में साइन होती है, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पर अपने आप को बचाने के लिए ये साइन कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रीटी साइन हो गई। इसके बाद की कहानी क्या रहेगी ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। देखिए 1771 में क्या होता है, चलिए तो अब यहाँ पर बात है 1771 की। 1771 में मराठा मैसूर पर अटैक कर देते हैं। मराठा जो है, क्योंकि मराठा को कभी चैन ही नहीं मिलता था, मराठा यहाँ पर मैसूर पर करते हैं अटैक। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, किसके बीच में? मैसूर और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो उसी हिसाब से हैदर अली यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लेटर लिखते हैं कि भाई यहाँ पर मराठा मुझ पर अटैक करने के लिए आया, आप यहाँ पर हेल्प के लिए नहीं आए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी उस लेटर को फाड़ देती है। यहाँ पर उनको क्या ही फर्क पड़ रहा था, उन्होंने तब अपने आप को बचाने के लिए एक संधि साइन कर ली थी। तो यहाँ पर वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वैसे भी धोखेबाज थे, तो वो यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, तो इस अटैक को यहाँ पर मैसूर को अकेले ही झेलना पड़ा। फिर क्या होता है 1772 में मराठा के अंदर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है और इनके खुद ब खुद अंदर ही अंदर इतने सारे यहाँ पर इंटरनल स्ट्रगल चल रहे होते हैं मराठास के बीच में कि उन लोगों को यहाँ पर फुर्सत नहीं मिल पाती है किसी और लड़ाई के लिए। और यही समय होता है जब यहाँ पर हैदर अली अपनी जो आर्मी है, अपने जो एक तरीके से देखा जाए जो जितनी भी वो टैक्टिक्स यहाँ पर लगा सकते थे वो यहाँ पर लगाते हैं। और 1772 में, क्योंकि अब यहाँ तो मराठा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो 1772 में क्या होता है, 1772 से लेकर 76 तक, 76 तक, 72 से लेकर 76 तक हैदर अली अपनी जितनी भी उनकी टेरिटरीज मराठा के पास होती हैं उनको रिकवर कर लेते हैं। चलिए अब 1776 में हमारे बाहरी देशों में क्या स्थिति चल रही थी ये हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए होगा इंपॉर्टेंट। इसी टाइम पर अमेरिका के अंदर चल रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या चल रही थी? अमेरिकन वॉर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो क्या चल रही थी यहाँ पर? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है, जहां पर अगर देखा जाए तो फ्रेंच और ब्रिटेन, ठीक है, ये फिर आमने सामने थे, तो यहाँ पर इनकी लड़ाई चल रही थी। ओके, उसके बाद क्या होता है कि 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, माहे पोर्ट जो कि यहाँ पर फ्रेंच के पास होता है। ठीक है, इंडिया में माहे पोर्ट है, माहे पोर्ट जो कि फ्रेंच के पास होता है, फ्रेंच का ओन पोर्ट है वो, उसको कैप्चर कर लेती है। अब यहाँ पर मैसूर के लिए ये चीज जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, माहे पोर्ट मैसूर के लिए भी इंपॉर्टेंट था। और दूसरी चीज, फ्रेंच की दोस्ती किसके साथ थी? मैसूर के साथ थी, हैदर अली के साथ थी। अब हैदर अली को इस चीज पे तो गुस्सा आएगा कि भाई
क्यों इन्होंने इस पोर्ट पर कब्जा कर लिया है? क्योंकि इस पोर्ट से तो मैसूर का भी काम होता था। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा यहाँ पर इस वॉर का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1780 से लेकर 84 तक। ठीक है, 1780 से लेकर 1784 तक आपको ये जो वॉर है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे पहला फैक्टर क्या है इस लड़ाई का, वो है माहे पोर्ट को कैप्चर करना। ठीक है, माहे पोर्ट को जो कैप्चर किया गया था, ये सबसे बड़ा यहाँ पर कारण रहता है। और सिचुएशन जो है वो इस वॉर में थोड़ी सी आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। किस प्रकार से चेंज होगी ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, सिचुएशन यहाँ पर इस प्रकार से चेंज होती है कि यहाँ पर हैदर अली जो है वो सोचते हैं, हैदर अली ये सोचते हैं कि वो यहाँ पर मराठा और निजाम इन दोनों से बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों को समझाते हैं कि भाई देखो, अंग्रेज जो है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे देश में नई आई है। ठीक है, और ये अपने इशारों पर हमें चला रहे हैं। देखो, आज ये मुझ पर अटैक कर रहे हैं, कल तुम पर अटैक कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो इसीलिए मेरे साथ अलायंस फॉर्म करो और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ो, इनको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हम तो आपस में एक ही देश में रहने वाले लोग हैं, है ना, हम तो आपस में एक ही जगह रह रहे हैं, ये तो बाहर से आए हुए हैं। तो ये खूब अच्छी खासी तरीके से इनको समझाते हैं और ये लोग एक साथ मिलके अलायंस फॉर्म भी कर लेते हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी एक चीज में हमेशा से बहुत अच्छी थी, वो थी डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी खेलकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा और निजाम को कर लेती है अपनी साइड। ठीक है, मराठा और निजाम को डिप्लोमेटिक वो करके ये अपनी तरफ कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हैदर अली जो है वो कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को। आरकोट को कैप्चर तो वो जरूर कर लेते हैं, पर फिर भी उनको यहाँ पर हरा दिया जाता है। और इनको हराने वाले कौन होते हैं, सर आयरी कोटे। ठीक है, ये यहाँ पर इनको हरा देते हैं। देखिए, सर आयरी कोटे को एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनको यहाँ पर बोला जाता है आपका हीरो ऑफ द बैटल ऑफ वैंडी वॉश। ठीक है, वैंडी वॉश वाली लड़ाई सबको याद होगी, वैंडी वॉश वाली लड़ाई सबको याद होगी यहाँ पर। तो वैंडी वॉश की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसमें इनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इस वजह से यहाँ पर इनको बोला जाता है हीरो ऑफ द बैटल ऑफ वैंडी वॉश। तो सर आयरी कोटे जो होते हैं वो बहुत ही वैसे बहुत क्लेवर आदमी होता है। ठीक है, तो उनके द्वारा यहाँ पर हैदर अली को हरा दिया जाता है। ठीक है, हैदर अली यहाँ पर हार जाते हैं। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुछ ही टाइम बीता है, यहाँ पर 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। हैदर अली को कैंसर हो जाता है और उस कैंसर की वजह से यहाँ पर हो जाती है उनकी डेथ। कब, 1782 में, 1782 में यहाँ पर हैदर अली नहीं रहते। बट हैदर अली के जो बेटे थे, हैदर अली के बेटे का नाम क्या है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बात करें तो भाई टीपू सुल्तान जो थे, इनके बारे में सबको पता ही होगा। इनकी जो दोस्ती थी वो फ्रेंच से बहुत अच्छी थी। ठीक है, फ्रेंच के साथ इनकी जो एक जो फ्रेंडशिप थी वो काफी अच्छी थी। इसीलिए उन्होंने अपनी आर्मी को फ्रेंच के साथ ही मतलब फ्रेंच के उसमें काफी हद तक उसको ट्रेन किया। जितनी भी वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उनके द्वारा जितनी भी इक्विप चीजें थी उन सारी चीजों को मतलब एक तरीके से इन्होंने मैसूर को जितना चाहे उतना मॉडर्नाइज किया। उनके तरीके ये यहाँ पर हिंदुस्तान में लेकर आए, बहुत सारे तरीके यहाँ पर लेकर आए, बहुत सारी चीजों में सुधार किया इन्होंने, है ना। तो अगर देखा जाए इनके टाइम पर, टीपू सुल्तान के टाइम पर जो एक तरीके से डेवलपमेंट था वो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो अपने फादर की डेथ के बाद टीपू सुल्तान जो है वो इस लड़ाई को करेंगे कंटिन्यू। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, 1783 की बात है। सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इन सबको आप लोग यहाँ पर याद रखना। 1783 में होती है यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो पेरिस में एक ट्रीटी जो थी वो साइन करी गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो आपस में यहाँ पर लड़ रहे थे। तो इसीलिए पेरिस ट्रीटी जो है वो साइन होती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बोला जाता है
ठीक है, यहाँ पर इनको जो अथॉरिटी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर बोलती है कि भाई चुपचाप यहाँ पर मैसूर से लड़ाई कर दो बंद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर साइन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर शांति प्रस्ताव उनके सामने रखना होगा, तो शांति बनाए रखें। और इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये लोग ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है उसको करते हैं साइन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यहाँ पर 1784 में होती है साइन, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। Just a second, I don't know what's wrong. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यहाँ पर होती है साइन, ओके। चलिए, अब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के हिसाब से क्या होता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट होता है सेकेंड वॉर का वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको साइकोलॉजिकल डिफीट जो है वो यहाँ पर झेलने को पड़ती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिफीट होती है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की, ऑलराइट। और इस चीज को ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा बर्दाश्त भी नहीं कर पाती, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो ये होगा आपका 1790 से लेकर 1792 तक, ऑलराइट। चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, ये व्यक्ति हैं कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस का यहाँ पर आपको अभी इनके बारे में जानकारी मिलेगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इनका नाम तो आप लोगों को वैसे भी याद ही होगा, है ना। चलिए, तो ये इनकी अभी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ऑलराइट। चलिए हम तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर 1790 से लेकर 92 तक चला था। क्या हुआ था इस लड़ाई में ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ओके। जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉज क्या रहती है, सबसे पहली चीज टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था और उन्होंने यहाँ पर फ्रांस की बहुत मदद मांगी थी कि वो यहाँ पर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पर करें फाइट, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने की जो कोशिश थी उनकी, उसमें उन्होंने फ्रांस को कर लिया था शामिल, ओके। अब इनका क्या था, इनका ना ट्रैवनकोर के साथ एक डिस्प्यूट भी चल रहा था। मैं मैप में आपको दोबारा से दिखा देती हूँ दैट वेयर इज ट्रैवनकोर। हियर यू कैन सी, जो आपको निचले सर पे यहाँ पर निचले दक्षिण की तरफ ये मैसूर है, मैसूर के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ट्रैवनकोर। देखिए ये रहा ट्रैवनकोर। तो ट्रैवनकोर जो था वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का एलाय था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि ट्रैवनकोर के साथ चल रही थी इन लोगों की लड़ाई। किसकी लड़ाई चल रही थी, मैसूर की, ठीक है। मैसूर की यहाँ पर ट्रैवनकोर के साथ लड़ाई चल रही थी और ट्रैवनकोर था उस टाइम पर एलाय, किसका एलाय था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, जो डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा था। मैसूर के क्या करते हैं यहाँ पर, बेसिकली टीपू सुल्तान यहाँ पर ट्रैवनकोर पर पहले ही हमला कर देते, क्योंकि इनको यहाँ पर अंदेशा था कि ट्रैवनकोर से हमला हो सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहले से ही यहाँ पर कर देते हैं ट्रैवनकोर पर अटैक। जब ये ट्रैवनकोर पर अटैक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अच्छी खासी यहाँ पर जो जंग है वो छिड़ जाती है, ठीक है। अब जंग यहाँ पर छिड़ेगी किसके बीच में, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर आएंगे कॉर्नवालिस। मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी कॉर्नवालिस, ये रहे कॉर्नवालिस, ठीक है। ये आएंगे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और कॉर्नवालिस यहाँ पर अटैक करेंगे और हरा भी देंगे टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को यहाँ पर कॉर्नवालिस हरा देते हैं। ट्रिपल अलायंस हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रिपल अलायंस किस किस का था यहाँ पर, मराठा, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। द फेमस ट्रायो अगर देखा जाए तो, है ना। ट्रिपल अलायंस किस किस का था, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा, ठीक है, मराठा थे आपके और आपके तीसरे थे निजाम। ये तीनों एक साथ ही यहाँ पर मैसूर को हराने में लगे हुए थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है 1792 में, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान हार चुके थे, तो सेरिंगपट्टनम जो है वहां पर होती है एक ट्रीटी साइन। मैप में देख लीजिए सेरिंगपट्टनम कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हियर यू कैन सी, ये देखिए
ये यहाँ पर आपको सेरिंगपट्टनम देखने को मिल रही है। यहाँ पर होती है ट्रीटी साइन 1792 में, और मैसूर का एम्पायर जो है वो पार्ट्स में यहाँ पर बांट लिया जाता है। ठीक है, पार्ट्स में इसको बांट लिया जाता है। और राजा ऑफ कुर्ग जो है, कुर्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुर्ग जो है, इसको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कुर्ग है ना, इसको यहाँ पर मिल जाती है इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्योंकि जो कुर्ग के राजा हैं उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करी थी, उन्होंने मदद करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इस लड़ाई में, तो इसीलिए यहाँ पर इनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ओके, वॉर इंडेमनिटी यहाँ पर टीपू सुल्तान को देनी पड़ती है 3 करोड़ रुपए की। 3 करोड़ रुपए की यहाँ पर वॉर इंडेमनिटी इनको देनी पड़ जाती है। तो एक तरीके से जो आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो ये हार गए थे। पहला एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे थे, पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ आपका, सेकंड हुआ, और थर्ड में यहाँ पर आपके टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और यहाँ पर कॉर्नवालिस के द्वारा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो जारी करी जाती है। इस व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट जारी करी और वो स्टेटमेंट इतनी फेमस हुई, इन्होंने जगह जगह जाके वो स्टेटमेंट को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर लोगों को सुनाया। स्टेटमेंट क्या थी इनकी, इन्होंने यहाँ पर बोला था कि हमने अपने दुश्मन को कमजोर कर दिया, हमने अपने दुश्मन को तो कमजोर कर दिया, पर अपने जो दोस्त हैं उनको भी मजबूत नहीं होने दिया। So we have weakened our enemy without making our friend strong. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कॉर्नवालिस द्वारा यहाँ पर जारी करी गई। चलिए, अब चौथा एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पर होगा। अब इस मैसूर वॉर में ये होगा आपका 1798 और 99 तक चलेगा, यानी कि 1 साल भर ये आपकी जो लड़ाई है वो चलेगी यहाँ पर। अब इस टाइम पर क्या होता है, टीपू सुल्तान ने हर जगह से हेल्प मांगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए यहाँ पर इन्होंने अरब्स को यहाँ पर लेटर लिखा, इन्होंने यहाँ पर तुर्क्स को लेटर लिखा, इन्होंने यहाँ पर अफगान्स को लिखा कि भाई कोई तो आओ यहाँ पर मदद करो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने के लिए। और ये सारी चीजों की जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर मिल ही रही थी। ठीक है, उनके समझ में सारी चीजें आ रही थी। अब यही समय था जब इन्होंने क्या करा था, जैकोबिन क्लब जो था उसको फॉर्म किया था, जो कि एक पेरिस में था, एक फॉर्म किया था यहाँ पर टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने प्लांट करी थी ट्री ऑफ लिबर्टी। ओके, जो कि एक तरीके से फ्रेंच का फेवर लेने के लिए इन्होंने ये चीज करी थी। और यहाँ पर बोला था कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो लेकर, ठीक है, एक तरीके की फ्रेंच रेवोल्यूशन से उत्साहित होकर इन्होंने यहाँ पर ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी है उसको प्लांट किया और जैकोबिन क्लब खोला। पर असल वजह क्या थी कि इन्होंने फ्रेंच के सपोर्ट के लिए पर्टिकुलर चीज करी। दूसरी चीज, नेपोलियन बोनापार्टे को इन्होंने लेटर लिखा और उनको भी यहाँ पर बुलाया और बोला कि आप आके यहाँ पर मेरी मदद करो। किस लिए मदद करो? ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करने के लिए। एंड नेपोलियन जो है वो आने को तैयार भी हो गए, पर कुछ वजह थी जिसकी वजह से वो सिर्फ इजिप्ट तक आ पाए थे। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि भैया नेपोलियन आ रहा है, नेपोलियन आ जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी करके यहाँ पर बात करो और टीपू सुल्तान को समझाओ। ठीक है, क्योंकि अगर नेपोलियन आ गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से बहुत डर गए थे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर रिचर्ड वेल्सली को भेजा। रिचर्ड वेल्सली आए। ठीक है, रिचर्ड वेल्सली यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टीपू सुल्तान से बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड, टीपू सुल्तान से यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आप यहाँ पर ना सब्सिडरी अलायंस जो है, ठीक है, उसको साइन कर लो, मान जाओ हमारी बात को। सब्सिडरी अलायंस यहाँ पर आपस में बातचीत करके उसको साइन कर लेते हैं, सो दैट यहाँ पर हम लोग अपना जो रिलेशन है उसको यहाँ पर इतना खराब नहीं करते। बट टीपू सुल्तान ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया, देखो भाई सब्सिडरी अलायंस अगर मैं साइन कर लेता हूँ, मैं आपकी गुलामी नहीं कर पाऊंगा, मैं गुलामी करना ही नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए टीपू सुल्तान ने यहाँ पर मना कर दिया। अब यहाँ पर लड़ाई होने के तो पूरे चांसेस थे इस वजह से। तो रिचर्ड वेल्सली क्या करते हैं, वो निजाम के साथ अलायंस बनाते हैं, मैसूर पे अटैक करते हैं और इस अटैक में टीपू सुल्तान की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, टीपू सुल्तान की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है
सेरिंगपट्टनम में, ठीक है, अपनी ही जगह में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस लड़ाई के बाद यहाँ पर क्या होता है, इस लड़ाई में ये लोग ये समझते हैं कि भाई देखो यहाँ पर ये तो बस ऐसे ही न यहाँ पर पावर लेके बैठे हुए थे हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है, असल में तो यहाँ पर ओडिया डायनेस्टी थी, तो ओडिया डायनेस्टी का ही कोई बच्चे को यहाँ पर राजा बना के बैठा दो। सब्सिडरी अलायंस के लिए उस बच्चे से अंगूठा लगवा लेते हैं, 5 साल के बच्चे को राजगद्दी पे बैठा देते हैं, मतलब अपने मंसूबे इनको पूरी तरीके से पूरे करने थे। 5 साल का बच्चा क्या राज्य करेगा, तो यानी कि राज्य वहां का जितना भी व्यापारिक काम है वो कौन करने वाला था, वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी करने वाली थी। सब्सिडरी अलायंस का भाग बना लेते हैं इसे, ठीक है, तो उस छोटे से बच्चे से अंगूठा लगवा के सब्सिडरी जो अलायंस है आपका उस पर साइन करवा लेते हैं। और यहाँ पर जो टीपू सुल्तान का परिवार है, उनके जो बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे थे, तो उनको यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है, उनकी बच्चों को यहाँ पर वेल्लोर छोड़ देते हैं। तो जो आपकी वेल्लोर म्यूटनी होगी 1815 में, उसके जो अगर देखा जाए उसके जो निर्देशक होंगे, जो उसके मतलब एक तरीके से जो कार्यकर्ता होंगे, वो होंगे टीपू के बेटे, ठीक है। तो इनकी फैमिली को कहाँ भेज दिया जाता है, वेल्लोर भेज दिया जाता है, ओके। तो ये कहानी थी आपके एंग्लो मैसूर वॉर की। 4 मैसूर वॉर हुए और आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा के मैसूर को भी अपने अधीन कर लिया था। अब मैसूर एक प्रिंसली स्टेट बन चुका था, यहाँ पर मैसूर क्या बन गया था, एक प्रिंसली स्टेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, ओके। और इस तरीके से मैसूर की भी कहानी यहाँ पर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे खत्म, ठीक है जी। अब जो मराठास इनकी इतनी मदद कर रहे थे ना मैसूर को बाहर निकालने के लिए, मैसूर को खत्म करने के लिए, अब यहाँ पर अगला जो वार होगा वो होगा मराठा के ऊपर, क्योंकि मराठा इतना साथ दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी का। वही कहते हैं ना, जो यहाँ पर साथ देता है, ठीक है, वो ऐसे इंसान का साथ दे रहा है जो कि खुद ब खुद इतना झूठा है। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी झूठी थी, इतने झूठे लोग थे, और वो यहाँ पर मराठास की मदद ले रहे थे, पर वो मराठास के भी सगे नहीं थे, वो निजाम के भी सगे नहीं थे, और ये बात यहाँ पर मराठास को पता थी। पर फिर भी वही कहते हैं ना कि मतलब दुश्मन को तो यहाँ पर पनाह दे रहे हैं, पर जो अपने हैं उनको तो यहाँ पर भगाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अगला अटैक जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का वो होगा मराठास पे। तो यानी कि अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर मराठा वॉर को करेंगे कवर। एंग्लो मराठा वॉर विल बी डिस्कस्ड इन टुमारोज लेक्चर, ओके। आई होप यहाँ पर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो, ठीक है। चलिए, सो रोज आपकी क्लास इसी टाइम पर होती है 6 बजे, तो क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।